ओम अरहम। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम त्रिपदी वंदना से। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। हम सभी के मार्गदर्शक दीक्षा प्रशिक्षक श्रीमान मोदी सर को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल सॉफ्ट स्किल क्लास में। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में कुछ बताऊं आपको। सॉफ्ट स्किल्स को डिफाइन करें तो वी कैन ऑल्सो से पीपल स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस। बेसिकली ये स्किल्स डिफाइन करते हैं हमारी रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ और हमारी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ एंड वर्क। आज की ये क्लास कंडक्ट करेंगे कुशल लेवल 2 ट्रेनर अभिलाषा जी डांगी, बेंगलुरु से। अभिलाषा जी ने एमए किया है साइंस ऑफ लिविंग एंड वे बाय प्रोफेशन वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स एजुकेटर हैं। वे निरंतर इंटरनेशनल प्रेक्षा ध्यान क्लासेस और लेवल 2 क्लासेस में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। आई वेलकम यू मैम। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आदरणीय मोदी जी सर, हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्माननीय प्रेक्षा प्रशिक्षकों और प्रेक्षा साधकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। पौरुष हो धरती का हर कण सोना बन जाता है, पौरुष हो जीवन यह सरल सलोना बन जाता है। घूम रहे क्यों तुम यूं संशय की गलियों में, पौरुष हो कांटों की शैया भी सुमन बिछौना बन जाता है। पौरुष अर्थात पुरुषार्थ, सही समय पर और सही दिशा में किया गया पुरुषार्थ हमें जीवन में आगे ले जाता है। इसी कड़ी में आज हम एक नई दिशा में कुछ पुरुषार्थ, कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्स, जैसा कि अभी श्रद्धा जी ने भी आपको बताया, सॉफ्ट स्किल्स को हिंदी में व्यवहार कौशल कहा जाता है। I will just share my screen. अगर हम अपने बिजनेस में, अपने करियर में, या यूं कहूं कि अपने जीवन में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो जरूरी है कि हमारे पास कई सॉफ्ट स्किल्स हों। कामयाबी के रास्ते की चाबी है सॉफ्ट स्किल्स। स्कूल और कॉलेज में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और इस शिक्षा को हम बहुत महत्व भी देते हैं। उसके बराबर महत्व वाला है यह सॉफ्ट स्किल्स का एजुकेशन भी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुए एक शोध के अनुसार कहा गया कि जो स्कूल और कॉलेज में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, कामयाबी पाने में उसका योगदान 20% होता है, जबकि 80% योगदान उस
कुशलता उस सामर्थ्य या उस योगदान का होता है, उस योग्यता का होता है जो हम धीरे धीरे अपने आयु, अनुभव, संघर्ष के साथ समाज में रहते हुए धीरे धीरे जो हम अर्जित करते हैं, उन सॉफ्ट स्किल्स का योगदान 80% होता है। किसी भी कॉलेज या स्कूल में सॉफ्ट स्किल्स को एक मेन सब्जेक्ट के रूप में रखकर नहीं सिखाया जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सॉफ्ट स्किल्स हमें भीड़ में अलग खड़े करने वाली एक प्रतिभा है। हाँ, हो सकता है कि कई लोग सॉफ्ट स्किल्स को बीज रूप में जन्मजात लेकर ही आते हैं, पर फिर भी ये भी हमें मानना या समझना चाहिए कि ये स्किल्स अर्जित भी की जा सकती है। प्रैक्टिस के साथ इन्हें सीखा भी जा सकता है। कई प्रकार के सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, कुछ मैं आपके सामने मेंशन करना चाहूंगी। प्रजा कौशल, पीपल स्किल्स, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, संप्रेषण कला, कम्युनिकेशन स्किल्स, सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप स्किल्स, समस्या को सुलझाने का कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समय पर निर्णय लेना आए वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, और इस प्रकार के कई स्किल्स हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाते हैं। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट और कार्नेगी मेलन फाउंडेशन दोनों ने मिलकर जो फॉर्च्यून 500 के सीईओस पर एक रिसर्च की, एक संयुक्त रिसर्च किया, उसका ये रिजल्ट, यह नतीजा निकला कि जब व्यक्ति लंबे समय तक व्यवसाय में रहता है तो उसकी कामयाबी का योगदान 75% उसके सॉफ्ट स्किल्स को जाता है और 25% उसके टेक्निकल स्किल्स यानी उसके हार्ड स्किल्स को जाता है। इसीलिए सॉफ्ट स्किल्स को कटिंग एज स्किल्स या रियल स्किल्स भी कहा जाता है। कटिंग एज स्किल्स मतलब जहां पर भी हम होते हैं, हमारे साथ कई लोग होते हैं, उन सब से हमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज जो देता है वो है ये सॉफ्ट स्किल्स का नॉलेज। तो इन्हें वास्तविक दुनिया में, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमें सपोर्ट देते हैं, इसीलिए इन्हें रियल स्किल्स भी कहा जाता है। ये इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि कितने प्रकार के सॉफ्ट स्किल्स होते हैं और एक व्यक्ति में एक से अधिक यानी कई प्रकार के स्किल्स होते हैं। एंड्रे गिड ने कहा है कि मनुष्य तब तक महासागरों की खोज नहीं कर सकता जब तक उसकी दृष्टि तट को खोने का साहस नहीं रखती है। तो आइए आज हम भी अपने इस कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और कुछ नए स्किल्स को सीखकर अपने स्किल्स को और अधिक परिष्कृत करने का एक प्रयास करते हैं। आज हम जिस स्किल के बारे में बात करने वाले हैं या जिसके बारे में अधिक जानकारी पाने वाले हैं वो है लिसनिंग स्किल्स, श्रवण कौशल। हाँ, सुनने की कला, श्रवण कौशल। जैसे पढ़ना एक कला है, बोलना एक कला है, लिखना एक कला है, उसी तरह सुनना भी एक कला है। जी हाँ, सुनना भी एक कला है, एक कौशल है। पर हम तो हमेशा हर बात सुनते ही रहते हैं। जिसके पास भी सुनने की क्षमता है वो आराम से हर चीज को सुन सकते हैं। तो फिर इसे एक कला क्यों कहा गया, इसे एक कौशल क्यों कहा गया?
आज के हमारे पूरे सेशन में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि लिसनिंग स्किल्स, श्रवण कौशल क्यों एक कला है, क्यों ये हमारे लिए जरूरी है, इसे हम कैसे पा सकते हैं, इसे पाना क्यों जरूरी है, इन सारी बातों पर हम ध्यान देंगे। तो ये सुनना जो एक कला है, उसे हम क्यों कला मानते हैं? क्योंकि हर एक बातचीत की शुरुआत एक अच्छे श्रवण कौशल के साथ होती है, या यूं कहूं कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता भी बन सकता है। मैं आप सबको अपनी बात एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूं। एक बार एक भक्त अपने भगवान के पास गया और उनकी मूर्ति के सामने खड़ा होकर कहने लगा कि भगवान, आपको तो सारा दिन सिर्फ यहाँ खड़े रहना पड़ता है, कितने आराम का काम है, हमें जीवन में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और ये जीवन कितना मुश्किल है, ये आप क्या जाने। तो भगवान ने कहा, अगर तुम्हें मेरा काम आसान लगता है तो तुम मेरी जगह पर आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह ले लेता हूं। तो भक्त भी मान गया और कहा कि हाँ, ये अच्छा डील है, मैं आज आपकी जगह ले लेता हूं और आप मेरी जगह ले लीजिए। भगवान वहां से रवाना होने वाले थे तो भक्त ने पूछा कि मैं तो पहली बार आपका कार्य कर रहा हूं, मुझे आप बताते जाइए कि मुझे करना क्या है। भगवान ने कहा, कुछ नहीं करना है, बस यही खड़े रहना है और सारे भक्तों की बात सुननी है। भक्त ने कहा, बस इतना ही? तो ठीक है। भक्त वहां पे खड़ा हो गया और एक के बाद एक के बाद एक वहां पर भक्त आते गए और भगवान को अपनी बात सुनाते गए। भगवान जब वहां पे खड़े होते थे तो वे सिर्फ सब अपने सारे भक्तों की बात सुन लिया करते थे। अब ये जो भक्त भगवान बनकर खड़े हैं, ये भी सबकी बात फिर उन्हें लगने लग गया कि ये छोटी छोटी बातें लेकर मेरे पास क्यों आ रहे हैं, क्या ये नहीं जानते कि इसका क्या समाधान है। भगवान, मेरे फिजिक्स का पेपर संभाल लेना। अब भगवान मन में सोचते हैं कि जैसा लिखा होगा वैसे नंबर आएंगे, इसमें मेरे संभालने की क्या बात है। थोड़ी देर बाद कोई आते हैं और अपनी कोई दूसरी व्यथा बताते हैं, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को स्वास्थ्य अच्छा चाहिए। पूरा दिन सुनकर अब उस भक्त के मन में आने लग गया कि अब कब शाम होगी और कब मैं यहां से जा सकूंगा। शाम हुई, भगवान वापस आए तो भक्त ने कहा कि भगवान जल्दी आइए और अपना कार्य संभालिए। भगवान ने कहा, क्यों, मेरा काम तो बड़ा आसान है, तुम्हें सिर्फ खड़े रहना है। तो भक्त ने कहा कि ये भी बहुत मुश्किल काम है कि मैं बिना कुछ कहे सिर्फ सुनूं। भक्त को यही कंडीशन पे खड़ा किया गया था कि वो बिना कुछ कहे सिर्फ सुने। तो ये भी हम सबके लिए बहुत ही मुश्किल काम है कि जब भी कोई हमसे कुछ कह रहे हो तो हम बिना कुछ कहे सिर्फ चुपचाप सामने वाले की बात को पूरी एकाग्रता, पूरी तन्मयता के साथ सुन पाए, उसके हर एक बात को, हर भावना को, बात के पीछे छुपे हार्द को, हर चीज को हम अच्छी तरह से सुन पाए, समझ पाए। ये बहुत ही मुश्किल काम है। जब हम बात करते हैं श्रवण कौशल की, तो जैसा कि मैंने कहा, ये एक ऐसी कला है जो हम समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ अर्जित भी कर सकते हैं। तो ये कला जो श्रवण कौशल है, ये है क्या? सुनने का मतलब क्या है? अंग्रेजी में दो शब्द आते हैं, हियरिंग, लिसनिंग। आप में से काफी लोगों ने सुना होगा इन दोनों शब्दों को, हियरिंग
एंड लिसनिंग। दोनों का मतलब वैसे तो रफली अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो दोनों का मतलब होता है सुनना, लेकिन हम इसके पीछे छिपे लाइट डिफरेंस को समझें कि हियरिंग का मतलब होता है अपने कान से शब्द को पकड़ना, सुनना, उसका मतलब है हियरिंग। जबकि लिसनिंग हियरिंग से एक कदम आगे है। जब हम किसी की बात को सुनते हैं तो उसे समझना, उस बात के पीछे छिपे अर्थ को समझना, उसे कहते हैं लिसनिंग। जब वक्ता बोल रहा होता है तो श्रोता का दिमाग उस वक्त पूरी तरह से वक्ता की बात को सुनने में लगा रहता है। उसकी बात को सुनकर उससे जो सुना उसे प्रोसेस करके अपने दिमाग में कि हाँ ये इस तरह से है, ये इस तरह से बता रहे हैं, उसी बात पर चिंतन मनन करना, उसको अच्छी तरह से समझना, ये होता है लिसनिंग। एक बहुत ही प्राचीन और प्रचलित दार्शनिक पहेली में पूछा गया कि जंगल में, घने जंगल में अगर कोई पेड़ गिरता है और तब वहां पर आसपास कोई सुनने वाला व्यक्ति या जीव नहीं होता है, तो क्या फिर भी गिरने वाला पेड़ आवाज करता है? तब एक वैज्ञानिक पक्ष से इस पहेली को सुलझाया गया कि गिरने वाला पेड़ हवा में कुछ तरंगे पैदा करता है। गिरने वाला पेड़ मात्र हवा में कुछ तरंगे पैदा करता है, लेकिन उस तरंग को आवाज बनाने के लिए कान की जरूरत होती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई श्रोता, वक्ता कुछ कहता है तो अगर उसे सुनने वाला कोई ना हो तो फिर कहने वाले की कोई इंपॉर्टेंस, उसका कोई महत्व ही नहीं है। आज अगर मैं आप सबके सामने इस कला के बारे में बता रही हूं और अगर आप में से कोई भी यहाँ सुनने के लिए ना हो तो मेरे बताने का कोई फायदा ही नहीं होगा। राइट? आप सब इस बात से सहमत है ना कि बिना सुनने वाले के कहने वाले का कोई महत्व ही नहीं है। सो इसीलिए कहा गया कि लिसनिंग इज द मिसिंग हाफ ऑफ कम्युनिकेशन, एब्सोल्युटली नेसेसरी बट ऑफन ओवरलुक्ड। मतलब कि संप्रेषण, कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है लिसनिंग, सुनना। ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये इतना जरूरी है लेकिन इसे इतनी इंपॉर्टेंस मिली नहीं है। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि हमें क्यों सुनना चाहिए, किसी को कैसे सुनना चाहिए, क्या हम सबको सही तरीके से सुन रहे हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं सुन रहे हैं, और अगर नहीं सुन रहे हैं तो हमें कैसे इस कला को अपने भीतर डेवलप करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे बहुत जरूरी फैक्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पर क्योंकि ये बहुत जरूरी फैक्ट्स हैं, मैं आप सबको इसको जरा एक्सप्लेन भी करना चाहूंगी कि हम सब सुनते तो हैं 125 to 250 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड पर, लेकिन हम सोचते हैं 1000 to 3000 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर। इसीलिए जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं तब भी हम सोच रहे होते हैं। जब हम किसी की बात सुनते हैं तो 75% समय पर हम किसी न किसी दूसरी चीज से डिस्टर्ब्ड होते रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, या फिर हम पहले से ही दिमाग में कुछ चीजों को रखकर उसके बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली हमारा ध्यान अब पूरी तरह से सुनने में होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, जैसे आप ये सेशन सुन रहे हैं,
तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि क्या आप पूरे 100% देकर इस बात को सुन पा रहे हैं, या आपको बीच में कोई ना कोई डिस्टरबेंस फील होता है। कहीं पर आसपास कोई आवाज आई, कभी क्या मोबाइल की घंटी बजी, क्या मैसेज का रिंगटोन आया, क्या किसी, जैसे मेरी स्क्रीन पर कुछ है तो क्या आपने ज्यादा वक्त स्क्रीन पर पढ़ने में लगा दिया और मेरी बात को नहीं सुन पाए। क्या ये सारी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं सुनने के समय पे? इस बात पर आप ध्यान देकर समझ सकते हैं कि ये फैक्ट कितना सही है। जब भी हम कुछ सुनते हैं तो उसमें से सिर्फ 20% ही हमें 1 घंटे के बाद याद रहता है। इसीलिए कहा गया है कि जब भी हम कुछ सुने तो कोशिश करें कि हम अपने पास एक नोट रखें, जिससे कि हम उसमें जरूरी बातें नोट कर सकें। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मुझे हमेशा याद रहेगी, लेकिन कुछ ही समय बाद हम उस बात को भूल जाते हैं। इसीलिए नोट डाउन करने की हैबिट हमारी मेमोरी को इंप्रूव करने में हमारी मदद कर सकता है। लिसनिंग, श्रवण कौशल, ये इतना इंपॉर्टेंट कौशल है, फिर भी हमें जानकर आश्चर्य होगा कि हम में से, मतलब पूरी पॉपुलेशन में से सिर्फ 2% से भी कम लोगों ने इसके लिए कोई प्रॉपर प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा। किसी ने भी श्रवण कौशल में, अधिक लोगों ने श्रवण कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। तो इन सारे फैक्ट से हम समझ सकते हैं कि कितना जरूरी है हम सुने, सही तरीके से सुने और सुनी हुई बात को याद रखने का प्रयास करें। अब आगे की मेरी स्लाइड्स में मैंने आपको डिस्टर्ब करने जैसा कोई इमेज नहीं डाला है, ताकि आप पूरी तरह से मेरी बात पे कंसंट्रेट कर सके। राइट? तो अब हम बहुत जरूरी टॉपिक पर आ रहे हैं कि ये जो ताकत है, सुनने की ताकत, द पावर ऑफ लिसनिंग, ये इतनी जरूरी क्यों है? इतनी जरूरी क्यों है? बहुत सारी चीजें हैं जो इसे एक जरूरी कला बना देता है। राइट? तो सबसे पहले बताना चाहूंगी आपको कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। एक अच्छा वक्ता बनने की पहली सीढ़ी है एक अच्छा श्रोता बनना। पहले जो व्यक्ति सुनता है वह बाद में अच्छी तरह से अपनी बात को भी कह सकता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले सामने वाले की बात को सुनकर उसके पूरे मनोभाव को ग्रहण कर लिया है, समझ लिया है। तो अब अपनी बात को कहने का उसको और अच्छी तरह से मौका मिलता है। कहते हैं कि आज दुनिया में कई परिवार, कई रिश्ते केवल इसी कारण से बिखर जाते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को ठीक से सुनते नहीं हैं। सुनने के लिए उतना समय भी एक दूसरे को नहीं देते हैं। एक दूसरे की बात को सुनने से अधिक एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, एक दूसरे की बात को काटना, कटाक्ष करना, ये ज्यादा जरूरी हो गया है। पर एक दूसरे की बात को पूरी तरह से सुनना सबके लिए मुश्किल होता जा रहा है। भले ही वह हमारा पारिवारिक जीवन हो, भले ही हमारा कार्य क्षेत्र हो, बॉस अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारी की बात नहीं सुनना चाहता, कर्मचारी अपने सह कर्मचारी की बात नहीं सुनना चाहता। हर पति को लगता है कि मैं अगर अपनी पत्नी से कुछ कहूंगा तो वो मेरी बात नहीं समझेगी। हर पत्नी को लगता है कि मेरे पति मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। बच्चों को लगता है कि माता पिता मेरी बात नहीं सुनते, और माता पिता को लगता है कि बच्चों से कुछ भी कहें, दे टर्न अ डेफ ईयर, मतलब वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं। तो ये सबकी कंप्लेन है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है। एवरीबॉडी वांट्स टू बी हर्ड। जब हमें कोई सुनता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वापस कहना चाहूंगी
इस बात को आप महसूस कीजिए कि जब हम अपनी बात कहते हैं, जब हम अपने मन की बात कहते हैं और कोई हमें सुनता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। We like to be listened. जो सुनने की कला है या जो सुनने का जो पावर है, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा अवसर है, जिससे कि हम पारिवारिक रिश्तों को बिगड़ने से, किसी संघर्ष या टकराव को होने से, यहाँ तक कि किसी युद्ध को होने से भी हमें रोकने का एक अवसर देता है ये श्रवण कौशल। हम खुद भी सोचें कि अगर हमारी बात कोई ध्यान से सुनता है तो हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि सामने वाला हमारी इज्जत कर रहा है और हमें उस व्यक्ति पर एक विश्वास पैदा हो जाता है। ठीक इससे विपरीत यदि कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनते हैं, तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि क्या ये हमें अनदेखा कर रहे हैं, क्या ये हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, या फिर हम उस जगह पर अकेला या अलग महसूस करने लग जाते हैं। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, तब हमारे मन में उनके प्रति, उनकी भावनाओं की अनुभूति, उनके प्रति सहानुभूति, उनके प्रति सही समझ और करुणा का भाव भी पैदा होता है। और कई समस्याओं का समाधान सिर्फ सुनने मात्र से ही हमें मिल जाता है। सुनने का और एक बेनिफिट ये है कि जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम कई ऐसे वर्कशॉप्स में जाते हैं, कई शिविरों में जाते हैं, प्रवचनों में जाते हैं। अगर हम ध्यान से पूरी बात को सुने तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। साथ में अगर हम नोट्स भी बनाएं तो बहुत कुछ हमारे बाद में पढ़ने और याद रखने के लिए भी हमारे पास रह जाता है। ध्यान से जब कोई व्यक्ति सुनता है तो गलतफहमी, मिसकम्युनिकेशन के चांसेस भी, संभावनाएं बहुत कम हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है। क्योंकि जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हम उनकी बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे अंदर उनके प्रति कोई गलतफहमी होने की संभावना बहुत कम रहती है। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूं, आप सब मुझसे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि आप एक पायलट हैं और आपकी फ्लाइट जब शुरू हो रही है तो उसमें 200 पैसेंजर्स बैठे हैं। अब इस फ्लाइट को 2 जगह पर बीच में रुकना है और फिर वह अपने अंतिम डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी। पहले जगह पर जब फ्लाइट रुकती है तो उसमें से 30 लोग उतर जाते हैं और 47 लोग वापस चढ़ जाते हैं। फिर फ्लाइट वापस उड़ान भरती है और दूसरे स्टॉप पर जाकर रुकती है। दूसरे स्टॉप पर 50 लोग उतर जाते हैं और 89 लोग दोबारा फ्लाइट में चढ़ जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि उस पायलट की उम्र क्या है? You can take the next 30 seconds रिप्लाई करने के लिए. You can message me in the chat box. आप मुझे बताइए कि उस पायलट की उम्र क्या है? Okay, Jyoti ji Bafna, thank you for replying. You didn't tell us the age of the pilot. Okay. और भी कोई रिप्लाई करना चाहते हैं? You have 10 more seconds. Come on, हमारे साथ 50 पार्टिसिपेंट्स हैं. विमला जी रांका 45. ओके. विनीता नाहटा सेम आंसर. ओके. ओके, डन. तो विमला जी रांका, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, विमला जी रांका, आपने ये आंसर क्यों दिया?
I can't see Vimla ji Ram ka. Yes. ठीक है. जय जिनेंद्र. हाँ, जी जी. जस्ट इमेजिन, कुछ इसका मेरे को आइडिया नहीं था, बट जस्ट ओके ओके इमेजिन. ओके, थैंक यू सो मच. राइट, तो उन्होंने सिर्फ एक गेस वर्क लिया है. क्या आप सबने सुना जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस था, फर्ज कीजिए कि आप एक पायलट हैं. तो आपको सिर्फ अपनी एज बतानी थी, राइट? बट जब मैंने इतने नंबर्स बताए तो आप सब एक्चुअली उस कैलकुलेशन, आपको लगा होगा कि मैं पूछने वाली हूं कि अब लास्ट में पैसेंजर्स कितने हैं फ्लाइट पर, राइट? अधिकतर सबको लगा कि अब हमें ये सवाल पूछा जाएगा कि लास्ट में पैसेंजर्स कितने हैं, राइट? सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम शुरू से लेकर अंत तक किसी बात को कितने ध्यान से सुन पाते हैं. तो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. जब भी कोई वार्तालाप होता है और अगर वो वार्तालाप एक तरफा होता है तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है, राइट? जब भी हम अपने बच्चों से कुछ कहते हैं तो हमें उनसे अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि उन्हें कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है. जब तक कही हुई बात को सुनने वाला नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि उसका कोई महत्व ही नहीं है. आजकल आप सभी मेरी बात से आई एम श्योर सहमत होंगे कि कई साइकियाट्रिस्ट होते हैं जिनके पास लोग जाते हैं, अपने मन की सारी बात कहते हैं और अपने मन की सारी बात कहकर बहुत सुकून का अनुभव करते हैं. ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन हेल्पलाइंस खोले गए हैं जहां पर व्यक्ति कॉल करके अपने मन की सारी बात कह सकता है. किसी से नाराजगी है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे हेल्पलाइंस पर लोग बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको सुनने के लिए. इससे हम समझ सकते हैं बहुत सारे काउंसलर्स भी हैं, काउंसलिंग करते हैं क्योंकि वो सिर्फ वहां पर बैठकर सुनते हैं कि आपके मन की क्या व्यथा है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या फील कर रहे हैं. तो इसकी जरूरत क्यों आई? क्योंकि आज हम सब एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं सुन रहे हैं. क्यों नहीं सुन रहे हैं, इस बात पर भी हम आगे आएंगे. जो भी हम बातें करते हैं, जब हमारी बात को पूरी तरह सुना जाता है तो हमें अच्छा लगता है. तो ये जो है, जो हमने सुना कि इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं, जब हमें कोई सुनता है तो हमें अच्छा लगता है. कई झगड़े, कई तकरार, कई प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं. तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर ये इतना जरूरी है और अगर ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य तक को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है, राइट? तभी तो इतने काउंसलर्स, साइकियाट्रिस्ट्स और लोग सिर्फ सुनने के लिए हैं. तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है. तो अगर ये इतना जरूरी है तो फिर हम उसे ठीक तरीके से कैसे करें, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है. एंड आई एम श्योर कि आप सब ये जानना चाहेंगे कि सही तरीके से हम कैसे सुने, राइट? ये मैं आपको बताने से पहले एक छोटा सा इंसिडेंट भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि एक ट्रू इंसिडेंट है कि एक रेडियो जॉकी था जो रेडियो पर जो बोलते हैं, और हम जब बोलते हैं कि हमें ये गाना चाहिए तो वो हमारे लिए प्ले करते हैं, उनको रेडियो जॉकी बोलते हैं. तो वो रेडियो जॉकी एक दिन जब अपने काम पर था तो उसे एक लेडी का कॉल आया और उन्होंने कहा कि मुझे ये गाना सुनना है. वो बहुत ही पुराना गाना था. तो जॉकी ने कई देर तक वो गाना ढूंढा पर उसे नहीं मिला. तो उसने कहा कि ये मेरी, जिस लेडी ने कॉल किया था उन्होंने कहा कि ये मेरी आखिरी इच्छा है, इसीलिए ये गाना किसी भी तरह से ढूंढकर प्ले कर दीजिए. रेडियो जॉकी ने इस बात को इतनी गंभीरता से लिया कि उसने ये नहीं सोचा कि मेरे आगे का शो कैसे चलेगा. उसने इस महिला से धीरे धीरे बात करने की कोशिश की और कहा कि आपकी इच्छा है तो हम जरूर प्ले करेंगे. और ऐसे कहते कहते उसने उस महिला के मन की पूरी बात को सुना.
करीब 1.5 घंटे तक इस रेडियो जॉकी ने उस महिला की पूरी बात को सुना कि उसको क्या तकलीफ थी, उसके मन में क्या क्या चल रहा था। उस महिला ने भी धीरे धीरे अपने पूरे मन की बात बताई और अंत में उस महिला ने इतना कहा कि आज अगर मैंने इस तरह से अपने मन की पूरी बात आपको नहीं बताई होती या आपने इसे इतनी अच्छी तरह से नहीं सुना होता तो मैं इस कॉल के बाद शायद जीवित नहीं रहती। इसीलिए मैंने कहा कि ये मेरी आखिरी इच्छा है। तो इतना महत्व होता है कि अगर हमारी बात कोई बिना किसी प्री कंसीव्ड नोशंस के या यूं कहूं कि बिना किसी सॉल्यूशन ऑफर करने की इच्छा के बिना अगर कोई हमारी बात सुन ले, जैसे मोस्टली जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हमारा सुनने का कारण इज टू गिव एन आंसर, इज नॉट टू अंडरस्टैंड। हम सुनकर समझना कम चाहते हैं और उसका आंसर पहले देना चाहते हैं। इसीलिए कई लोगों को इस बात से प्रॉब्लम होती है। तो सुनना इतना जरूरी हो सकता है अगर कि इससे किसी की जान भी बच सकती है, तो हमें उसे सही तरीके से करना सीखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं जिससे कि हमारी लिसनिंग रॉन्ग हो जाती है, राइट? हम क्यों नहीं सुन पाते हैं, हम क्यों नहीं किसी को सुन पाते हैं? हम इसीलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। आजकल की इस दुनिया में हम इतने ज्यादा ओवर कनेक्टेड हैं, हमारे पास इतने सारे गैजेट्स हैं, मोबाइल है, जहां से हम हर एक पर्सन से बहुत कनेक्टेड हैं फिर भी डिसकनेक्टेड हैं, राइट? हम कभी भी किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम अपने मन की बात उनको बता पाए। तो इसीलिए हमारे मन में पहले से बहुत सारी चीजें चल रही होती है कि ये श्रोता ऐसा है, ये वक्ता ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है, और उन सब चीजों को हम मन में रख के सामने वाले की बात सुनते हैं। इसीलिए हम उस बात को पूरी शुद्धता के साथ नहीं सुन पाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, हम सुनकर जल्दी से रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं, सुनकर सामने वाले की बात को समझने के लिए उस बात को नहीं सुनते हैं। हम जब सुनते हैं तो अधिकतर यही सोचते रहते हैं कि क्या मैं इसकी बात से सहमत हूं, कहां पर मैं इसकी बात से असहमत हूं, मुझे इसके जवाब में अब क्या कहना होगा आगे। ध्यान पूरा हमारी भावनाओं की तरफ या हमारी तरफ ही होता है, जबकि वास्तविकता में ध्यान कहाँ होना चाहिए? सामने वाले की बात पर, सामने वाले की बात के पीछे छिपी हुई उसकी जरूरतों पर, उसकी भावनाओं पर, या उसके शब्दों से जो कुछ उसने नहीं कहा उसे भी समझने का प्रयास करने पर हमारा ध्यान होना चाहिए। इसीलिए हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसीलिए हम ठीक से नहीं सुन पाते हैं। कई बार लोग सॉल्यूशन के लिए हमारे पास नहीं आते हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं कि कोई उनकी बात को सिर्फ सुन ले, राइट? लेकिन आदतवश हम अधिकतर सॉल्यूशन ऑफर करते रहते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कर सकते हैं। कहा गया है कि जब तक सामने वाला न पूछे, हमें अपने मन से एडवाइस या सॉल्यूशन ऑफर नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला चाहता है कि हम सिर्फ उनकी बात को मन से और पूरी एकाग्रता से सुने, तो हमें वही करना चाहिए। एक छोटा सा लड़का था जो एक दिन स्कूल से लेट आया, तो उसकी माँ ने पूछा कि तुम आज इतने लेट क्यों आए हो? तब उस बच्चे ने कहा कि माँ, आज मेरे एक फ्रेंड की साइकिल खराब हो गई थी, इसीलिए मैं लेट आया हूं। तो माँ ने पूछा, क्या तुम्हें साइकिल ठीक करना आता है जो तुम उसके साथ थे? उसने कहा, मुझे साइकिल ठीक करना तो नहीं आता, लेकिन वो लड़का रो रहा था और अकेला था, तो मैं सिर्फ उसके पास था। इसे आप समझ सकते हैं कि किसी की बात को सुनना
उस वक्त उसकी क्या भावनाएं थी, उसको सिर्फ सुनने के लिए वह लड़का वहां पे खड़ा था। भले ही वो उस वक्त उसे मदद कर पाया या न कर पाया, या उसने कोई सोल्यूशन ऑफर किया या नहीं किया, पर उसकी बात को उस वक्त सुनने के लिए उस लड़की के पास कोई था। ये भी कभी कभी हमारे लिए इमोशनली बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि जो हम नहीं करते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि हम में से कई बहुत अच्छे श्रोता हों, पर फिर भी अगर हमें एक अच्छा श्रोता बनना है तो वो क्या चीजें हैं, वो क्या क्वालिटीज हैं जो हम में होनी चाहिए। साथियों, जब भी हम किसी की बात सुनते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम पूरा कंसंट्रेशन, पूरा एकाग्रता उस बात को ही दें या सामने वाले या बोलने वाले को दें। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो अगर मैं देखूं कि कोई पूरे ध्यान से यूं आगे हल्का सा झुक कर देख रहे हैं, पूरे ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये मेरे तक पहुंच जाती है बात बिना कहे कि हाँ, ये सामने वाला ध्यान से सुन रहा है। राइट? जब हम किसी की बात को सुनते हैं तो ये भी जरूरी होता है कि हमारी आंखों का संपर्क सामने वाले से हो, आई कांटेक्ट। जब हम सामने वाले से कंप्लीट आई कांटेक्ट रख पाते हैं तो हम उनके बातों के पीछे छुपे भाव को भी समझ पाते हैं, और सामने वाले को भी लगता है कि यह व्यक्ति मेरी बात को महत्व दे रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसे ध्यान से सुन रहा है। और कोई सुन रहा है ये पता चल जाए तो कहने वाले का साहस और उसका मोटिवेशन दुगना हो जाता है, बताने की इच्छा और ज्यादा अधिक हो जाती है। राइट? तो हमें आई कांटेक्ट बनाए रखना है, हमें सामने वाले की बात को पूरे ध्यान से सुनना है, और ध्यान से सुन रहे हैं ऐसा बताने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे हम अगर दो ही लोग बात कर रहे हैं तो हम बीच में अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने आईब्रोज से, अपने स्मॉल वर्ड से ओके, अच्छा, इस तरह के हमारे छोटे एक्सप्रेशन से भी हम बता सकते हैं कि हम सामने वाले की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। हमारे सर के हिलाने से, इस तरह सर को नॉड कर, अपने सर को इस तरह नॉड करना भी एक द्योतक है कि हम सामने वाले की बात को समझ रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान में रख सकते हैं जब हम किसी की बात को सुन रहे हैं। हमें क्या नहीं करना चाहिए जब हम किसी की बात को सुन रहे हों? यदि हमारा ध्यान लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे हम देखने लग जाएं अगर सामने वाला बोल रहा हो, या हम अपने मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कुछ करने लग जाएं, या बार बार हम अपनी घड़ी देखें, तो ऐसी चीजें करने से सामने वाले को पता चल जाता है कि वे हमारी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। जब एक ओपन कॉन्वर्सेशन होता है तो हम बीच में कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं जिससे कि सामने वाले को लगे कि हम उनकी बात को सुन भी रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस भी कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न पूछने में और सॉल्यूशन ऑफर करने में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं कि जब सामने वाले कुछ बता रहे होते हैं तो कई लोगों की हैबिट होती है कि वो बीच में बहुत ज्यादा इंटरप्ट करते हैं, बीच में बहुत ज्यादा व्यवधान पैदा करते हैं। जैसे उन्हें अगर बीच में बहुत कुछ बोलना हो तो बोलने वाले का फ्लो टूट जाता है, वो अपनी बात पूरी तरह से नहीं बता पाते हैं। राइट? तो इसीलिए हमें ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही सुनते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम एक खुले दिमाग से सुने। जैसा कि हमने पहले भी सुना, प्री कंसीव्ड नोशंस, हमारे दिमाग में इस विषय के बारे में, इस वक्ता के बारे में, इस टॉपिक के बारे में हो सकता है कि हमारे मन में पहले से कई चीजें हो, तो हम उन चीजों को निकाल कर सामने वाले की कही हुई बात को पूरे कंसंट्रेशन के साथ पहले सिर्फ सुने, उसके बाद में हम अपनी राय, अपने प्रश्न, अपनी बात बता सकते हैं। ऐसा करने से सामने वाले को भी बताने में
आसानी होती है और अच्छा भी लगता है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि जब हम सुनते हैं तो हम अपने सभी सेंसेस से सुने। एक शब्द आता है एक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग में भी एक्टिव लिसनिंग। इसका अर्थ है कि हम जब कहते हैं तो हम पूरी तरह से अपने हर एक सेंसेस से सुने। आप सबने कभी ना कभी डम शैराड्स गेम तो खेला ही होगा, जिसमें सामने वाले बोलते कुछ नहीं है, फिर भी हम उनसे कुछ सुनकर समझकर अब उस बात को गेस कर लेते हैं, राइट? तो हमें अपने हर एक सेंसेस से सुनना चाहिए, सिर्फ कानों से नहीं, अपनी आंखों से, अपने उस सामने वाले के शरीर के हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से, हर चीज से हमको सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रकृति ने खुद हमें इसी तरह बनाया है कि हमें 2 कान और 1 मुंह दिया गया है। तो हम इससे भी इस बात को समझ सकते हैं कि हमें सुनना अधिक है और बोलना उससे आधा है। आज मैं ये कहते हुए भी बहुत गर्व अनुभव करती हूँ कि आचार्य श्री महाश्रमण जी एक बहुत ही अच्छे श्रोता हैं। वे इतने, जैसे हमने भक्त और भगवान की स्टोरी सुनी थी, उसी तरह की बात हो जाती है कि कई लोग आते हैं, वे अपनी बात कहते हैं, वे बड़ी तन्मयता के साथ उनकी पूरी बात सुनते हैं, पर कहते बहुत कम हैं। जरूरी हो तो कभी हल्का सा सर हिला दिया, या कुछ जरूरी हो तो कभी 1 या 2 शब्द में जवाब दे दिया। ये भी एक कला है जो हम सब कोशिश करें कि हम भी सब इस तरह से अपनी श्रवण कौशल को डेवलप कर सकें। Listening is the only thing when we need to help someone. Listening bridges the disconnect in the connected era. स्टीफन कोवी ने ये बहुत अच्छा बताया है कि listen with the intent to understand, not with the intent to reply. Thank you so much all of you for listening. और आशा करती हूँ कि हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां पर बच्चे बचपन से ही सुनने की आदत डाल लें, जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को सुने, जहां पर सब एक दूसरे को इतने प्रेम से सुने कि हम सबको एक दूसरे से कहने में मजा आए, उतनी अच्छी तरह से हम एक दूसरे को सुन पाए, एक श्रवण क्रांति हम ला पाए, इसी आशा के साथ। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मोदी जी सर के प्रति, और हम सब प्रेक्षा ध्यान से जुड़े साधकों के लिए इस प्रकार के क्लासेस ऑर्गेनाइज करके हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग, थैंक यू। ओम अरहम मैम, आपका बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू, a special thank you to you for enhancing our listening skills with such beautiful examples. Om Aram. Sir, questions लेंगे? आप पहले आज के सेशन के क्वेश्चंस ले लीजिए, फिर मेरे पास जो आए मैं उनका आंसर दूंगा। Okay. तो चैट बॉक्स में ले मैम। हाँ, ले लीजिए श्रद्धा जी, चैट बॉक्स में। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। सीमा जी गर्ग, सीमा जी गर्ग अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेंद्र मैम। जी मैम जय आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सीमा जी।
मैम कई बार सुनना भी प्रवक्ता पर डिपेंड करता है। अगर सामने वाला मतलब बहुत अच्छा प्रवक्ता है तो हम कई बार सुन पाते हैं। अच्छा, तो आप बोलना चाहते हैं कि अगर सामने वाला अच्छे से अच्छा वक्ता नहीं है तो फिर सुनना मुश्किल हो जाता है, ऐसे? हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ, तो आपकी बात सही है, पर हो सकता है कि सामने वाला बोलने की कला का अभी अभी विकास कर रहा हो। तो हम अगर ऐसे वक्ता को भी पेशेंस से सुन लें तो उनका मोटिवेशन बढ़ जाएगा और वो आगे और अच्छे वक्तव्य दे पाएंगे, राइट? तो हम कोशिश करें कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए जहां तक हो सके अच्छी तरह से सुनने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू मैम। आई होप आई क्लियर्ड योर डाउट। विमला जी रानका, हाँ जी। म्यूट करें अपने आप को। जय जिनेन्द्र अभिलाषा जी, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। हाँ, बस सेम वही क्वेश्चन था कि कुछ वक्ता ऐसे होते हैं जिनको सुनने की बहुत इच्छा करती है और कुछ वक्ता ऐसे होते हैं ऐसा लग रहा है कि यार नहीं टाइम पास हो रहा है। तो उस समय ठीक है हम सुनते हैं, पर वो एक मन लगा के सुनने वाली जो बात हो जाती है वो नहीं हो पाती। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हम जा रहे हैं रास्ते से और कोई रास्ते में मिल गया, हमारे मन में उनके प्रति ये भावना बनी हुई है कि नहीं अभी ये पकड़ लेंगे हमें और अभी अपना आधा घंटा बेकार गया। तो उस समय हम सोचते हैं कि बच के निकल जाए तो ज्यादा बेटर है। तो ऐसे समय में किस तरह से हम क्या करें? जी, सही है। सिचुएशन के हिसाब से भी हमें देखना पड़ता है। जैसे आप बता रहे हैं, अगर किसी के ज्यादा बोलने की आदत हो सकता है कि हम उनसे उस वक्त नहीं मिलना चाहते क्योंकि उस वक्त हमारे पास इतना समय ना हो, राइट? तो ये स्किल से ज्यादा पीपल स्किल्स मानती हूँ, राइट? तो लोगों को हम कैसे हैंडल करें, किस प्रकार उनको ठेस पहुंचाए बिना या दिल दुखाए बिना भी हम उस जगह से जा पाए। शायद हम कह पाए कि अभी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, मुझे आपकी बात सुनने की बहुत इच्छा थी, पर शायद मैं अभी उतना वक्त नहीं दे पाऊंगी। इस तरह से कुछ हम बोल पाए उन्हें, तो ये हमारे वक्तव्य कला, हमारे प्रजा कौशल, ये सारे कौशल भी इसमें आ जाते हैं, राइट? और लिसनिंग सिर्फ एक वक्ता का ही नहीं होता है। इसमें आज के सेशन में हमने ये भी सुना कि लिसनिंग हम परिवार में भी एक दूसरे की बात को कितनी अच्छी तरह से सुनते हैं। टीवी देखते हुए हमारी नजर तो टीवी पर है, पर हम बच्चों की बात सुन रहे हैं। आजकल बच्चों को भी समय देना, उनकी बात को पूरी तरह से सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट? तो वक्ता को सुनना और साथ में लोगों को 1 to 1 सुनना, ये 2 तरह के लिसनिंग होते हैं। शोभा जी नाहर, अनम्यूट करें अपने आप को। ओ मैडम, मेरा कहना है जी सुनना यानी मौन हो जाना। तो जैसे परिवार में एक से सामने वाला बोल रहा है, दूसरा मौन हो गया है, तो सामने वाला तो ये सोचता है कि मैं सही, वो मौन है तो वो गलत है। अच्छा, जब सामने वाले बोल रहे हों तब हम मौन हैं, उसके बाद भी मौन रहना आवश्यक नहीं है, राइट? तो सामने वाले की बात को ऐसा कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला भी आपकी बात सुने, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप सामने वाले की बात को सुने, राइट? तो अगर आप मौन रहकर सामने वाले की बात को अच्छी तरह से सुन लेंगे, तो उसके बाद आप जो भी कहेंगे सामने वाला सुने, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सामने वाला सुनेगा ही, पर सामने वाला सुनेगा, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर वो न सुने तो झगड़ा भी तो होता है ना। सॉरी, जैसा उसने सुना नहीं, अपन ने सुन लिया, तो सामने वाला तो गलत बात समझता है कि अपने बाजू कमजोर है, तो वो और सिर पे चढ़ जाता है। वो तो एक झगड़ा ही हुआ ना। जी जी, हो सकता है ऐसे उस समय पर कैसा हो, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूंगी कि हम लोग
कभी भी सामने वाले की बात को पहले पूरी तरह से सुने, उनके मनोभाव को समझे, उनका आशय क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्यों नाराज है, अच्छी तरह से उस बात को सुने, ताकि उसके आधार पर हमारा भी रेस्पॉन्स हो। तो शायद अगर हम उनकी बात को पूरी तरह से समझकर अपना रेस्पॉन्स देंगे तो शायद वो रेस्पॉन्स ऐसा ही होगा कि सामने वाला भी शांत हो पाएगा। सर, मैं अपने हिसाब से जवाब तो दे रही हूँ, पर अगर कुछ हो कि आप ऐड कर सके तो प्लीज कीजिए सर। जैसे शोभा जी ने कहा ना कि यदि सामने वाला लगता है झगड़ा करने के मूड में है, तो आप चूंकि साधक हैं तो आपको शांत रहना है, उसकी बात सुन लीजिए, और बाद में लास्ट में जब वो सुनने की पोजीशन में आए तो हमको रिएक्शन ना करते हुए पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना है, केवल सकारात्मक प्रत्युत्तर देना है। वो भी बात समझ में आए उसके तो ठीक है, नहीं तो उस बात को वहीं समाप्त किया जा सकता है। तो साधक सुने, पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे, पॉजिटिव रेस्पॉन्स सामने वाला स्वीकार करे तो ठीक है, नहीं तो बात को वहीं पर समाप्त करके हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। एक और हैंड रेज है मैम, रेखा जी अनम्यूट। रेखा जी अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेंद्र। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चों को हम लोग कैसे मोटिवेट करें, जैसे इतने सारे ऑनलाइन, जैसे सपोज कि हमारा ये प्रेक्षण प्रशिक्षक का ही इतना अच्छे चल रहा है, पर बच्चे इस पे नहीं जुड़ते, तो उनको कैसे मोटिवेट करें कि ये सब चीजें सुनने से उनकी लाइफ में बहुत कुछ वो लोग पा सकते हैं। तो हाउ टू मोटिवेट देम? ओके, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि उन लोग को अब ऑनलाइन क्लासेस से प्रॉब्लम है एक्चुअली, है ना। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इतने ज्यादा वो ऑनलाइन क्लासेस ले चुके हैं कि अब उन्हें स्क्रीन के सामने बैठकर सुनना एक्चुअली उन्हें नहीं अच्छा लग रहा है। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि मेरे घर पे भी जैसा, मतलब बच्चों के हिसाब से ये मेरी समझ में आ रहा है। पर आप ऐसी चीजें अगर बच्चों को देना चाहते हैं तो आप जैसे अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। कभी किसी कहानी के माध्यम से, बच्चों को इंटरेस्ट लाने के लिए कहानी बहुत अच्छा माध्यम होती है। आप उनको किसी स्टोरी के माध्यम से, जैसे हमने अभी एक 45 मिनट्स का सेशन था, तो इतना अगर बच्चा नहीं सुन पाए एट ए स्ट्रेच, तो आप एक 5 मिनट की स्टोरी से भी उनको ये बात समझा सकते हैं कि जब कोई आपसे कोई बात करते हैं तो उनको ध्यान से सुनना चाहिए, सुनने से आपको ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। ऐसा आप एक स्टोरी के माध्यम से, एक कोई एक एक्टिविटी के माध्यम से भी बता सकते। हमने भी एक छोटी सी एक्टिविटी की आज, एक छोटा सा क्वेश्चन जैसा, वैसा आप कुछ कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी या स्टोरी के माध्यम से बच्चों को अप्रोच कर सकते हैं, तो वो उन्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू जी, जैसे आपने अपने बच्चों की बात बोली, अभी बच्चों को ट्रेनर बनाने की बात नहीं सोचनी है। अब पहले हमें अपने बच्चों को साधक बनाने की बात सोचनी है। तो कोई उनका वीक पॉइंट आपको लगे बच्चों का, कि उनमें कंसंट्रेशन की कमी है, मान लीजिए मेमोरी नहीं है, कोई भी ऐसा वीक पॉइंट लगे, या रिएक्ट बहुत करते हैं, तो आप उनको यदि प्यार से समझाएंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रेक्षा मेडिटेशन कैंप में है। यदि उनको ये बात गले उतरी और उनको आप साथ में 8 दिन लाडनू ले जाइए। एक बार वो 8 दिन साधना जब कर लेंगे तो उनको प्रेक्षा ध्यान का महत्व बताना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं अनुभव कर लेंगे। उसके बाद भी वो हो सकता है साधना में आगे भी बढ़ जाएं, ट्रेनर का कोर्स भी ज्वाइन कर लें। सीधा आप ट्रेनर्स का कोर्स ज्वाइन कराने की मत सोचिए। तो पहले हमें अपने बच्चों को और स्वयं को भी साधक बनने की बात सोचनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। श्रद्धा जी, मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ, मुझे लगता है कि सारे आ गए क्वेश्चंस आ गए। कोई क्वेश्चन है बाकी? सर एक दो क्वेश्चन उसमें चैट बॉक्स में है, पर वो मैम ने जो बताया उसमें कवर हो रहा है सर। हाँ, तब फिर आप रहने मैम दीजिए। चेक। हाँ, रहने दीजिए एक बार।
मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है सीमा जी का। पहला क्वेश्चन मेरे पास सीमा जी का है कि अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का एक प्रकार कैसे है? जैसे सामान्यतः हम ये समझते हैं कि जो हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो पढ़ने को स्वाध्याय मानते हैं। तो जो ज्ञान हमें अपने बारे में समझने में, जैसे हमारे मन की अवस्थाओं को समझने में, हमारे भीतर के भावों की अवस्थाओं को समझने में सहयोग करता है, वो स्वाध्याय है। अपने आप को समझने की जो बात हमको बताता है वो स्वाध्याय है। अपने मतलब उस किताब के माध्यम से हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी ऐसा माध्यम जो हमें अपने आप को समझने में सहयोग करता है और अपने आप को इम्प्रूव करने में सहयोग करता है, वो स्वाध्याय का एक प्रकार है। इस दृष्टि से पढ़ना भी स्वाध्याय है, इस दृष्टि से प्रवचन को सुनना भी स्वाध्याय है, यहाँ तक कि मंत्र का जपना भी स्वाध्याय है। क्योंकि मंत्र जपते जपते जो मंत्र की शक्ति को हम अपने भीतर उतारना चाहते हैं, जैसे हमने अरहम का जप किया, अरहम के जप के माध्यम से हम अरहम बनना चाहते हैं। इस दृष्टि से ये भी स्वाध्याय हो गया। जो सुनना, पढ़ना, जपना, अनुप्रेक्षा अपने आप को समझने में सहयोग करे, सत्य को जानने में सहयोग करे, अपने आप को बदलने में सहयोग करे, ये सब स्वाध्याय के प्रकार। इस दृष्टि से अनुप्रेक्षा भी स्वाध्याय का एक प्रकार माना गया। और दूसरा प्रश्न है अनुप्रेक्षा में, जैसे इन्होंने कोई पुस्तक का एक फोटो भेजा है, उसमें अचेतन मन लिखा है जगह कि अनुप्रेक्षा के द्वारा हम अपनी बात को अचेतन मन तक पहुंचाते हैं। देखिए वैसे क्या है, ये शब्द जो है ना, अवचेतन, अचेतन, ये सब मनोविज्ञान के शब्द हैं। हो सकता है यदि किसी अध्यात्म के आचार्य जो प्रवचन दे, उन्होंने मनोविज्ञान ना पढ़ा हो, तो शायद वो अचेतन मन भी नहीं लिखेंगे, अवचेतन भी नहीं लिखेंगे, अचेतन मन भी नहीं लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे? हम अनुप्रेक्षा के द्वारा अपनी बात को सूक्ष्म चेतना तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो वहां सूक्ष्म चेतना मतलब अध्यात्म जगत में चेतन मन अवचेतन मन वाली बात नहीं है, क्योंकि मन की जो बात है वो मन ब्रेन तक ही सीमित है। मन के बाद तो भाव जगत आता है, अध्यवसाय जगत आता है, वहां दूसरी टर्म्स आती हैं। इस दृष्टि से अध्यात्म की शब्दावली यूज करना हो तो हम अनुप्रेक्षा से अपनी बात को सूक्ष्म चेतना तक पहुंचाने का प्रयास करता है। क्योंकि सूक्ष्म चेतना तक क्यों पहुंचाना है? क्योंकि जो भी आदतें हैं, संस्कार हैं, वो सूक्ष्म चेतना के भीतर हैं और भीतर से वो हमारे चेतन मन को संचालित करती हैं, वहां से वेग आता है। तो जब हम अनुप्रेक्षा के द्वारा सॉल्यूशन को या कोई भी बात को सूक्ष्म चेतना तक पहुंचा देते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम की जड़ पर प्रहार होता है, प्रॉब्लम की जड़ ही खत्म हो जाती है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। तो हम ये माने कि हम अनुप्रेक्षा के द्वारा अपनी बात को सूक्ष्म चेतना तक पहुंचाते हैं। अब कोई हो सकता है अचेतन मन बोल दे, कोई अचेतन मन बोल दे, हमें ये समझना है कि हमको सूक्ष्म चेतना तक पहुंचना। इसके बाद आपके 2 प्रश्न पुराने हैं, बहुत दिन से पेंडिंग है, तो सोचा तो ये था कि प्राणायाम के समय लेंगे, लेकिन अब ले ही लेते हैं। आज 2 क्वेश्चन है, 1-2 मिनट लगेंगे। पहला प्रश्न है कि प्राण जय और प्राण सिद्धि में क्या अंतर है? ये दोनों शब्द आए प्राणायाम में कि मान के चलें कि एक तो होता है सिद्ध करना। सिद्ध का मतलब होता है जहां अब सब कुछ हो चुका, अब कुछ करना शेष नहीं है। जैसे एक राजा ने दूसरे राज्य पर युद्ध किया और जीता, जीतने के बाद तो हो सकता है वापस हार जाए, तो हमने मतलब प्राण का कोई एक भाग की हमने क्या किया? विजय प्राप्त की। 5 तरह के प्राण हैं, बहुत सारे उसके और उपभाग हैं, तो हमने किसी एक पर जीत जीत पा ली। लेकिन निरंतर साधना के द्वारा उस जीत को बनाए रखना बहुत जरूरी है।
लेकिन सिद्ध होने के बाद ना तो प्राणायाम करने की आवश्यकता रहती है ना कुछ रहती, क्योंकि वो सिद्ध हो गया। जैसे लगे कि जैसे हम वीतरागता की साधना प्रेक्षा ध्यान के द्वारा करते, अब उस वीतरागता का विकास करते हैं हम प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। हम अभी तक राग और द्वेष पर हमने विजय प्राप्त नहीं की, सिद्ध नहीं हुए राग द्वेष, मतलब राग द्वेष विजेता की सिद्धि नहीं हुई है। अभी हम धीरे धीरे उसको जीतने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हो सकता है, ध्यान छोड़ देंगे या कषाय में चले जाएंगे तो राग द्वेष फिर प्रबल हो जाएंगे। लेकिन एक समय एक ऐसी स्थिति आएगी कि हमारे राग द्वेष पूर्णतः खत्म हो जाएंगे, मतलब सिद्ध हो गया, हमारा राग द्वेष का जो जीतना था वो सिद्धि तक पहुंच गया। अब कुछ ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, जीतने का कोई प्रयास आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो सब काम ऑलरेडी हमेशा के लिए हो गया। तो जय और सिद्धि में यही अंतर है, जय का मतलब पार्ट सिद्धि है और सिद्धि का मतलब पूर्ण सिद्धि है। तो ये दोनों अंतर है। दूसरा आपका प्रश्न था कि जब ये प्राण, मन और बिंदु तीनों का बहुत गहरा संबंध, एक पर विजय प्राप्त होने पर तीनों पर विजय प्राप्त हो जाती है। प्राण सब जानते हैं हम, जो हमारे भीतर प्राण शक्ति है, प्राण जो कि मुख्य मतलब हमारे जीवन का आधार, हमारी शक्ति का आधार, साधना का भी कई मायनों में आधार है गहरी साधना में आगे बढ़ने के लिए, तो हमारी प्राण शक्ति है। दूसरा है मन, मन पर भी, क्योंकि साधक जब तक अपने मन पर नियंत्रण नहीं करेगा साधना में आगे ही नहीं बढ़ेगा। अब जो कोई व्यक्ति ध्यान में बैठे और मन बहुत चंचल हो तो फिर वो ध्यान में आगे बढ़ ही नहीं पाता है। थोड़ी बहुत ध्यान में जाने के बाद उसका वापस ध्यान तोड़ने का मन हो जाता है। तो मन की सिद्धि भी ध्यान साधना में या अध्यात्म साधना की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। तो बताया गया कि प्राण, मन और बिंदु, बिंदु का मतलब अर्थ है हमारी काम ऊर्जा, जो कि हमारे लोअर एब्डोमेन या माने कि हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके आसपास जो ऊर्जा है वो हमारी बिंदु की ऊर्जा है, काम ऊर्जा है। तो जब एक पर नियंत्रण, जैसे हमने बिंदु पर नियंत्रण, काम पूरा काम पर नियंत्रण कर लिया, अपने चरित्र का, शील का इतना विकास कर लिया, तो उस चरित्र विकास और शील विकास की ऊंचाई पर यदि पहुंच गए तो हमारा मन और प्राण पर नियंत्रण अपने आप हो जाए। यदि हमने प्राण की सिद्धि कर ली तो मन और बिंदु पर नियंत्रण हो जाएगा। तो मतलब तीनों का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है। एक पर नियंत्रण प्राप्त होने से तीनों पर नियंत्रण हो जाता है। लेकिन हमारे लिए मुझे लगता है कि बिंदु को डायरेक्ट साधना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, प्राणायाम की साधना करते हैं। हम किसी आलम्बन पर अपने चित्त को एकाग्र कर कर मन को एकाग्र बनाने का अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे जितना जितना ये जैसे आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब बहुत किसी दिन गहरा ध्यान लगता है तो मूल बंद लग जाता है, और मूल बंद लगते ही जो नीचे की ऊर्जा है उसका ऊर्ध्वारोहण होना शुरू हो जाता है, मतलब नीचे की सफाई होना शुरू हो जाती है और उस ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होना शुरू हो जाता है। तो हम ये माने कि तीनों का बहुत गहरा संबंध है, एक के साधने पर ये तीनों की सिद्धि संभव हो जाती है। ये मैंने उत्तर देने की कोशिश की है, फिर भी आपके यदि कोई जिज्ञासा इसमें से और इस पर चिंतन करिए, फिर भी नहीं समझ आए तो दोबारा भेज सकते हैं आप। तो श्रद्धा जी आज का सेशन संपन्न करें। यस सर। सभी के हाथ जुड़े हुए, हम जो हमें वीतरागता का मार्गदर्शन करते हैं उन गुरु चरणों में हम कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो भी गुरु की कृपा से मिला है, ये जो क्रम चल रहा है वो भी गुरु की कृपा से चल रहा है। तो प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति, प्रेक्षा अनुशासता आचार्य महाश्रमण जी के प्रति, और इस लोक में जितने भी गुरु हैं, आचार्य हैं, जो भी वीतरागता का मार्ग बता रहे हैं, कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, उन सब गुरुओं के प्रति कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं।
कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। हम सब अभिलाषा जी, श्रद्धा जी, लेवल 2 टीम और सारे प्रशिक्षक साधक जिन्होंने आज अटेंड किया, उन सब के भी आभारी। सर हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब हम सब फिर मिलेंगे थर्सडे को। इस बार थर्सडे है, सब याद रखिएगा। थर्सडे का टॉपिक रहेगा शरीर प्रेक्षा का आध्यात्मिक प्रयोजन, जो लेंगे अंजू जी बाफना। ओम अरहम। मीटिंग एंड करते। ओम अरहम।